हेलो फ्रेंड्स, ये जो है आपका टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोड है जो कि यूनिफॉर्मली सारे सिटीजन्स पे लागू हो। कई बार पर्सनल मैटर जैसे कि मैरिज हो गया या डिवोर्स का इशू हो गया, कस्टडी हो गया, एडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इन सारे इश्यूज पे रिलीजन के अनुसार कोड बनता है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हो तो आप चाहे जिस भी रिलीजन के हो, किसी भी रीजन के हो, तो आपके ऊपर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। तो अभी न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई मांगा है सेंटर से कि एक पीआईएल लाया गया था सीकिंग जेंडर एंड रिलीजन न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस फॉर सिटीजन्स इन द कंट्री। तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड हुई थी। तो हमने समझा यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो क्या होगा कि जो अलग अलग पर्सनल लॉज है, मतलब अलग अलग रिलीजन के, जैसे कि मुस्लिम का अलग पर्सनल लॉ है, हिंदू का अलग पर्सनल लॉ है, उसमें का जो फ्रेगमेंटेशन है, जो मतलब अलग अलग रूल्स है, वो हट जाएगा और यूनिफॉर्म रूल लाया जाएगा। ये जो आर्टिकल 44 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें भी बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है। अगर हम इसको कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो आपको समझना होगा कि क्या आर्ग्यूमेंट्स फॉर हैं और क्या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट हैं। देखिए, पहला तो है कि सिंप्लीफाई करने का इंडियन लीगल सिस्टम। अगर इस पॉइंट पे देखो तो फेवर में ये है कि हमारा लॉज है, जो अलग अलग लॉज हैं हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, तो वो हट जाएगा और वो जो सेग्रीगेशन है वो हट के यूनिफॉर्म सिंपल लॉ का फॉर्म ले लेगा। और साथ में एक ही समान, एक ही सिविल लॉ सब पे लागू होगा, चाहे वो मैरिज का हो या डिवोर्स का हो, कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो एक समान लॉ आप पे लागू होगा। इसी मामले में अगर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट देखें तो आपको मिलेगा कि इंडियन लॉज जो है डू फॉलो यूनिफॉर्म कोड इन मोस्ट सिविल मैटर्स, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे में, चाहे वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो या सेल ऑफ गुड्स हो, इसमें ऑलमोस्ट एक यूनिफॉर्म कोड ऑलरेडी फॉलो किया जा रहा है। और हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है और हमें ज़रूरत है कि एक सेकुलर सिविल लॉ लाया जाए, मतलब कि जो हमारी डाइवर्सिटी है उसके अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड इजी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपना लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए हैं इंक्लूडिंग मोहम्मद खां एंड शाह बानो बेगम, फिर सरला मुदगल, जिसमें हायर जुडिशरी ने भी फेवर किया। मतलब अगर हम जुडिशरी वाइज देखें तो हमारे कोर्ट्स मानते हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है टू मेक दिस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन्फोर्सिबल। मतलब कि अब ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए और एक यूनिफॉर्म तरीके से लागू हों चीज़ें। अगर हम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देखें तो आपको देखोगे कि जो पर्सनल लॉज है तो वो आपका मेंशन है कंकरेंट लिस्ट में, मतलब कि वो सेंटर या स्टेट नहीं बल्कि कंकरेंट लिस्ट में है। मतलब दोनों सेंटर और स्टेट इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, कोड बना सकते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो चाहते थे कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है दे वुड हैव गिवन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू पार्लियामेंट। मतलब कि अगर वो चाहते तो पार्लियामेंट जो हमारी सेंटर है उसके पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता, पर ऐसा नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स का बात है, देखिए जब आप जेंडर जस्टिस और वुमेन राइट्स के बारे में बात करते हो तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को फेवर मिलता है। रिलीजियस एंड पर्सनल लॉज आर डिफरेंट एवेन्यूज। जो बोमाई केस था, एस आर बोमाई एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस था कोर्ट में, उसमें भी बात की गई कि रिलीजन इज द मैटर ऑफ इंडिविजुअल फेट एंड कैन नॉट बी मिक्सड विद सेकुलर एक्टिविटीज़। सेकुलर एक्टिविटीज़ कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट बाय एनेक्टिंग अ लॉ। मतलब कि इसमें बात की गई है कि रिलीजन और जो आपका पर्सनल मैटर है वो अलग चीज़ है। मतलब कि इस जजमेंट के अनुसार जो कुछ मैटर है, जैसे मैरिज का हो गया, डिवोर्स का हो गया, ये पर्सनल मैटर है, ना कि रिलीजियस मैटर। उसी तरह अगर आप अगेंस्ट वाला पॉइंट देखोगे तो सेकुलर स्टेट जो है वो उसको राइट नहीं है कि वो इंटरफेयर करे विद द पर्सनल लॉज। मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं वो माइनॉरिटीज़ को भी दिए गए हैं, चाहे वो रिलीजन वाइज हो या लैंग्वेज वाइज हो। जैसे आपका आर्टिकल 25 हो गया
जो कि बात करता है कि राइट टू रिलीजन के बारे में। वैसे ही आर्टिकल 26B हो गया या आर्टिकल 29 हो गया। तो जब आप सेकुलर स्टेट हो तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते विथ द जो रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस राइट्स में। तो उस एंगल से ये आपका अगेंस्ट का पॉइंट होगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, देखिए जब ऐसा कोई लॉ कोड आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उससे क्या होगा कि इंटीग्रेशन बढ़ेगा। जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक समानता आएगी। सिंगल सेकुलर लॉ गवर्निंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल मैटर वुड अराउज अ सेंस ऑफ वननेस, मतलब कि हमें हमारे अंदर एक ब्रदरहुड और एक वननेस और एक नेशनल यूनिटी की फीलिंग आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप दूसरे एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा कि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या ज़रूरत है, उसमें भी डाइवर्सिटी हो सकती है। उसी तरह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि माइनॉरिटी को लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी है उसके कोड को इम्पोज किया जाएगा उनके ऊपर, तो कंसेंसस नहीं बन पाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। इस पर कंसेंसस बनाना डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह से हमने समझा फॉर और अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम वे अहेड की बात करें तो जरूरी है कि एक कंसेंसस बनाने का, ताकि माइनॉरिटी को ना लगे कि उनके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है और मेजॉरिटी को भी फील हो कि पूरा जो उनके उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो पर्सनल लॉज हैं, उनका भी ख्याल लिया जा रहा है। तो वो ज़रूरी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि रिफॉर्म करने की ज़रूरत है हमारे पर्सनल लॉज को। जो भी कंट्राडिक्शन है या फिर जेंडर जस्टिस की बात होती है या फीमेल राइट्स की बात होती है, तो वो सारे कंसिडरेशन को रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। तीसरा है कि मॉडल यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पहले एक मॉडल सिविल कोड भी ला सकते हैं, जो कि हो सकता है सिंथेसिस ऑफ द गुड इन आवर डाइवर्स पर्सनल लॉज। तो इस तरह से हमने समझा यूनिफॉर्म सिविल कोड का अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स और उसका वे फॉरवर्ड। थैंक यू।